अच्छा जी, कैफ 2 कैफ 5 लेक्चर 93 स्टार्ट करें। अच्छा भाई, ये पेज 61 पे जरा आ जाए। पहले ये डिस्कशन कितने लोगों ने अटेंड किया है? हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन 19 की कर ली। अच्छा, एक बार जरा सवाल को नजर मारें। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज यकम फरवरी 11, यानी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में होंगी ना। यकम फरवरी 21 हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में होंगी, अभी तो नहीं रिलीज हुई होंगी। तो यू आर फाइनेंस मैनेजर ऑफ तिब्बत लिमिटेड, यू आर फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2020। बता दें जी 31 दिसंबर 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यकम फरवरी को हमारे हाथ में होंगी या निकल के यूजर्स के पास चली गई होंगी? हमारे हाथ में होंगी, डायरेक्टर ने ऑथराइज नहीं की होंगी। द चीफ एग्जीक्यूटिव हैज सेंट यू द फॉलोइंग ईमेल, डिस्कस हाउ अबव मैटर्स वुड अफेक्ट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ये एडजस्टमेंट्स क्या प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? अच्छा जी, अब यार ये ना एक इवेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। 25 जनवरी 21 को गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स लॉ टू रिड्यूस द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर कंपनीज बाय 10% फॉर 3 इयर्स इंक्लूडिंग 2020। ये जरा एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये और से सुन लें। टैक्स रेट अगर हमारे साल बाद बदले, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाल की तरह। टैक्स रेट अगर हमारे साल बाद बदले तो क्या हमारे साल आके उसका एडजस्टमेंट करें या हमारे साल एडजस्टमेंट ना करें? IAS 10 के बेसिक नॉलेज की बुनियाद पे बताइएगा, जो अपने दिल में आ रहा हो वो ना बताइएगा। क्या कोई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते थे कि हुकूमत ने रेट चेंज किया? जी, क्या कोई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते थे या साल के बाद ही हुकूमत ने डिसीजन लिया? तो इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज। तो क्या हम इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करें या ना करें? अगर एडजस्ट नहीं करना तो हमारे साल एंट्री, अगर हमारे साल एंट्री नहीं होनी तो हमारे साल का प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, इसमें ना ये भाई पूछ रहे थे एक सवाल पॉइंट 4। यार ये एक थोड़ा सा ना अच्छा एक पॉइंट आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि दिसंबर 20 में गवर्नमेंट ने अनाउंस, बहरहाल आप डिस्कशन अटेंड कीजिएगा, गवर्नमेंट हैज अनाउंस कंपनसेशन फॉर एंटिटीज व्हिच हैव नॉट टर्मिनेटेड एनी एम्प्लॉयज इन 2020। तो कहते हैं कोरोना की वजह से जिन एम्प्लॉयज को आपने जो है वो नहीं निकाला, हम आपसे बड़े खुश हैं। और 2020 के अंदर हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि हम ऐसे लोगों से खुश हैं। अंडर द स्कीम, हमारे साल से पहले अनाउंस हो गया, अंडर द स्कीम दीज एंटिटीज वुड बी रीइंबर्स्ड 25% ऑफ सैलरी एक्सपेंस 2020। हुकूमत खुश हो के उन्हें 25% एम्प्लॉयज की सैलरी वापस करेगी, हुकूमत अपनी तरफ से वापस करेगी। TL would initiate the process of obtaining the reimbursement after audit। हम हुकूमत के पास ऑडिट के बाद जाएंगे and the reimbursement might take few months, और फिर हुकूमत की प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज पूरी होके कई महीनों बाद हमें इंशाल्लाह पैसे मिल जाएंगे। अब भाईजान जहन में बिल्कुल ये आता है एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि साल से पहले हुकूमत इसको अनाउंस कर चुकी है भाई। लेकिन ये जब आपने गवर्नमेंट के पास जाना होता है ना, तो ये एक नॉर्मल इवेंट नहीं है, ये एक एबनॉर्मल इवेंट है जिसमें हुकूमत ने ऐलान किया है सारी कंपनीज को कि आप हमारे पास आ जाएं तो हम आपको पैसे क्या कर देंगे? रीइंबर्स कर देंगे। मुझे ये बताएं, अगर मैं इस रिसीवेबल को बुक कर लूं हुकूमत से, तो क्या हुकूमत को भी पता है कि ये पेएबल है हमें? जब तक मैं चला ना जाऊं, जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक हुकूमत को भी पता है मुझे ये पैसे देने हैं। बोले बोले बोले, सोचे। पाकिस्तान में आपको पता है लाखों कंपनीज हैं, उन लाखों में से एक कंपनी हमारी है तिब्बत। क्या तिब्बत वाले लेने चले गए या लेने जाएंगे? लेने जाएंगे। तो मैंने यही डिस्कशन में आपसे बात की थी कि अभी हम पैसे लेने नहीं गए, असूली तौर पे मैं मान रहा हूं ये मेरा रिसीवेबल है और कोई मुझे इस रिसीवेबल से रोक नहीं सकता। लेकिन भाई ऑडिट के बाद ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी तो मेरा मांगना जरूरी है अगले बंदे के देने के लिए। जब तक मैं मांगूंगा ही नहीं तो अगले बंदे ने पे ही नहीं करना। तो अगर मैं मांगूंगा तो अगला बंदा पे करेगा ना। अगर ईयर एंड से पहले मैं जा चुका होता और पैसे अभी ना मिले होते तो फिर तो मैं कहता रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट है। अभी ऑडिटर्स पूछेंगे भाई रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट है, बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके? मैं कहूंगा मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं, मेरा इरादा है इंशाल्लाह जाने का हुकूमत से मांगने का। तो ये थोड़ा सा डेलिकेट सा पॉइंट है, सारी बातें कोई ना कोई एक दो पंगा डालता है। आप दूसरी जस्टिफिकेशंस भी दे सकते हैं, बहस ना बढ़ाएं। हाँ चलें बढ़ा लें। एंटाइटल्ड वो तो फील कर रहा है, लेकिन जाने के बाद पैसे मिलने हैं या सोच पे पैसे मिल जाएंगे? वर्चुअली सर्टन में आपको याद है इंश्योरेंस कंपनी एग्री कर लेती थी, सप्लायर एग्री कर लेता था, जज फैसला सुना देता था। तो मुझे तो उस किस्म की बात नहीं लग रही, शायद आईकैप का भी जो बंदा सोच रहा था उसने ये वजह सोची है। बहरहाल चीजें यार थोड़ी जजमेंटल हैं इस सवाल में। हाँ पूछो। उसने अनाउंस कर दिया, हमारा जाना जरूरी है या वैसे भी बांट देगा। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे हैं, कई लोगों को पता 10 सालों से ATM कार्ड इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, तो बस हुकूमत के पैसे हैं। ठीक है वो नहीं जाते तो हुकूमत के पैसे हैं। क्या चीज हमारे लिए रिजर्व नहीं रखे होंगे? लाखों कंपनी के लिए हुकूमत ने अनाउंस किया है, उन लाख में से जो 10,000 जाएंगे उनको मिल जाएंगे, जो नहीं जाएंगे हुकूमत को नहीं उनको देगी। जाना जरूरी है ना, इसके लिए जाए बगैर तो नहीं अगले को इल्हाम हो जाना।
तो कुछ इस किस्म की वजह थी, शायद इसी वजह से एग्जामिनर ने ये सोच के ये जवाब दिया इसका। क्या क्लास के बाद कर लो, बात फिर लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। ओके, अब जी स्टार्ट करें। आप वापस आ जाएं IFRS 9 की तरफ। बहरहाल आपको पता है हर कोई अटेम्प्ट में एक दो एडजस्टमेंट पंगे वाली आती है। वापस आ जाएं IFRS 9 में। तो यू आर सपोज्ड टू टेक 50% मार्क्स। पेज नंबर पेज नंबर 177, पेज नंबर 177। भाई कल फेस वैल्यू क्या थी? 50,000। पेज 177 के एंड पे हूं मैं। कल परचेज प्राइस क्या थी? यार इतना तो ना करें, याद होगा यार, 51,000। कल रिडेम्पशन वैल्यू क्या थी? 48,500। पेज 177। यार फेस वैल्यू के नाम याद करें। फेस वैल्यू, अच्छा कल हमने इससे एग्री किया था कि किसी इलाके में ऐसा भी हो सकता है कि परचेज प्राइस 50,000 की लिखी हो लेकिन हम 51 की चीज खरीद लें। वैसे तो डिस्काउंट पे चीजें मिलती हैं लेकिन प्रीमियम पे भी चीज खरीद सकते हैं हम। तो ये कल आपसे बात हुई थी। अच्छा, फेस वैल्यू के नाम बताएं और क्या है? पार वैल्यू, प्रिंसिपल। इट इज द वैल्यू अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। परचेज प्राइस, इंस्ट्रूमेंट कैन बी परचेज्ड एट फेस वैल्यू, फिर 50 पे बाय करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कैन बी परचेज्ड एट प्रीमियम, जैसे कि 51। इंस्ट्रूमेंट कैन बी परचेज्ड एट डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट पे तो नहीं हमने बाय किया था। हमने तो कल वाले सवाल में किस पे बाय किया था? प्रीमियम पे बाय किया था। मोबाइल लगाने की फिक्र है, कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है, उसकी खैर है। रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू, उधार दिया कितना था? 51। उधार वापस कितना लेना था? 50 सोचा था लेने का, लेकिन उसने दिया कितना? इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिडीम्ड एट 50,000, कैन बी रिडीम्ड अबव 50,000, कैन बी रिडीम्ड बिलो 50,000। क्लियर? तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज कराने पड़ी थी, फेस वैल्यू, परचेज प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू। एक और चीज कल क्या पड़ी थी? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वो जो 9 पॉइंट पता नहीं कुछ अजीब सा निकाला था। द इंटरेस्ट रेट एट एग्जैक्टली डिस्काउंट्स द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज। छोड़े, डेफिनेशन नहीं है हमारे स्कोप। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट, ये होता है कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के मुराद है जितना 50,000 पे आपने उधार है, तो ये हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर लगता है। ओके, अच्छा भाई अब ना आपने ऐसे करना है कि आपने पेज 181 पे नहीं आना, आपने पेज 181 पे नहीं आना। आगे देख रहे हैं, ये चारों कॉलम ज़बानी फिल कर दें, कैलकुलेटर पकड़ के ज़बानी फिल कर दें, पेज पे ना आए। ये पेज 181 है। सवाल मेरा क्या है? व्हाट इज परचेज प्राइस? ये चारों, चुप ना बताओ ना, चारों फिल करें अलग अलग, कि शायद कैलकुलेटर की जरूरत एक दो में ना भी पड़े, ज़बानी हो जाए। चारों पॉइंट्स अगर हो गए हैं तो हाथ खड़ा कर दें। चलें जी, पहले से पढ़ना शुरू करते हैं। वी परचेज डिबेंचर्स फॉर इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 800। इट हैड अ फेस वैल्यू ऑफ, इसके फेस पे कितना लिखा हुआ था? 1000, लेकिन हमने बाजार से कितने के खरीदे? 800 के खरीदे। वी परचेज एट 800। बता दें परचेज कितने पे किए, तो बता दें व्हाट इज परचेज प्राइस। और आपको पता है परचेज प्राइस से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल शुरू होता है, परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट से। A debt instrument having face value of 1,000 is purchased at a discount of 20%। मरी वाला सिनेरियो हुआ, यानी 1000 वाली चीज महंगी मिली या बल्कि सस्ती बिकी। पिशावर वाला सिनेरियो हुआ, 1000 माइनस 20% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 800। A debt instrument having face value of 1000 is purchased at a discount of 200। An entity acquires 6%। 6% तो कूपन रेट होता है। अभी मैं आपको ये सफा खुलवाऊंगा थोड़ी देर में। 6% कौन सा, फिर आप नोट भी कर लीजिएगा चीजें, अभी ना खोलें। ये कूपन रेट होता है जो फेस पे लिखा होता है, जैसे कल 12% था। An entity acquires a 6% 1,000 rupees 1,000 term finance certificate, a financial asset for 800। An entity acquire TFC for 800। तो what is the purchase price? 800। क्लियर?
अच्छा, अब जरूरी नहीं कि 0.3 में भी सबके जवाब एक ही हों। 0.3 करें, रिडेम्पशन वैल्यू। कभी डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन होता है, कभी डिस्काउंट अमाउंट में गिवन होता है, कभी प्रीमियम परसेंटेज में गिवन होता है, कभी। जी, चारों पढ़ लिए? क्या जवाब है चारों का? 800 नहीं। We redeemed that instrument at it had a face value of, तो what is redemption value? 1300। एक होती है परचेज प्राइस, एक होती है रिडेम्पशन वैल्यू। परचेज प्राइस होता है उधार दिया कितना, और रिडेम्पशन वैल्यू होता है उधार वापस कितना लिया। That instrument having face value of 1000 is redeemed at a premium of, अच्छा एक बार याद रखिएगा यार, जिंदगी में हमेशा प्रीमियम ऐड करना होता है, डिस्काउंट माइनस करना होता है। चाहे परचेज का टाइम हो, चाहे रिडेम्पशन का टाइम हो, चाहे परचेज का टाइम हो, चाहे रिडेम्पशन का टाइम हो, डिस्काउंट हमेशा और प्रीमियम हमेशा ऐड करना है। तो 1000 जमा 30% ऑफ, इट कम्स टू a debt instrument having face value of 1000 is redeemed at, ये प्रीमियम दिया हुआ है, प्रीमियम 1000 जमा, an entity redeemed 1000 रुपए टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट फॉर 1300। एंटिटी रिडीम्ड 1000 रुपए वाले टर्म सर्टिफिकेट फॉर, तो बताएं आए कितने पैसे फिर रिडेम्पशन के वक्त? उधार दिया कितना था? जितना भी दिया था, वापस कितना मिला? 1300। डन। तो इसको एग्जाम टिप्स कह सकते हैं या जो मर्जी कह सकते हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम के रिवीजन आप नाम दे सकते हैं। तो पेज 181 पे आके अगर कुछ नोट करना है तो ठीक है, नहीं वरना कोई मसला नहीं। पेज 181, अच्छा ठीक है, ये कूपन रेट है 6%। ओके, अब 2-4 मिनट लगाएं। एक सवाल कल जो मैंने कहा था करते हैं, लेकिन नहीं किया था, कर लेते हैं। क्वेश्चन 13, पेज नंबर 385। वी परचेज 430 डिवेंचर्स। हमने कितने डिवेंचर खरीदे रात? 430। पेज 385। यार सर्दियां जरा टाइम पे आ जाया करें, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ अभी वार्म अप ही हो रहे हैं, टाइम पे आके वार्म अप हो जाया करें। वी परचेज 430 डिवेंचर्स ऑन 1 जनवरी 2012। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या परचेज किए हैं? डिवेंचर परचेज किए हैं या शेयर परचेज किए हैं? अगर शेयर परचेज करें तो डिविडेंड मिलेगा, और डिवेंचर परचेज करें तो इंटरेस्ट मिलेगा। फेस वैल्यू इज 100 पर डिवेंचर। जी, कितने डिवेंचर परचेज किए हैं? 430। हर डिवेंचर के मुंह पे क्या लिखा हुआ है? तो व्हाट इज फेस वैल्यू? 4300,000। इट इज परचेज एट अ प्रीमियम ऑफ 30% प्रीमियम पे खरीदे हैं। निकालें जी परचेज प्राइस। 43,000 इंटू 130% भी तो कर सकते हैं ना यार, या जमा 30% ऑफ। अच्छा, डिस्काउंट्स आपको पता है माइनस होते हैं चीजों में से, प्रीमियम ऐड होते हैं, प्लस 30% ऑफ। जी 55। यार अफसोस की बात है 43,000 वाली चीज हमें 55,900 में बाय करनी पड़ी। 43,000 वाली चीज 55, शायद हम इसलिए महंगी बाय करने को तैयार हो गए, कोई हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलने की उम्मीद होगी जिस वजह से हम तैयार हो गए। तो आगे पढ़ें जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 2000, इस कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, हमें इंटरेस्ट नहीं मिलना। इंटरेस्ट हमें जो एक कमाया वाला जरूर होगा, मिलना कोई नहीं इंटरेस्ट। ऐसे भी जीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं, यानी जीरो कूपन बॉन्ड से मुराद है डिबेंचर। अच्छा, ये जीरो कूपन डिबेंचर है, यानी हमें इंटरेस्ट कोई नहीं मिलना। टेन्योर इज 3 years। लेकिन हमें जब उधार वापस आएगा इतना ज्यादा प्रीमियम मिल जाएगा कि शायद हम बाकी सारी चीजें करने को तैयार हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे करने को तैयार हैं। जब उधार दिया है उस वक्त ज्यादा उधार देना पड़ा, लेकिन जब वापस लेंगे तो बहुत ही ज्यादा वापस मिल जाएगा। तो आज
वैसे खरीदते हुए गम हो रहा था, महंगी चीज मिल रही थी, लेकिन जब उधार देंगे तो 55,900 देंगे, लेकिन जब वापस मिलेगा तो बहुत ही ज्यादा वापस मिलेगा। अच्छा, फेस रिडेम्पशन वैल्यू बताएं जी कैसे निकलेगी? 43,000 पे लगाना है सब कुछ, जमा ये 3 बेसिक चीजें जो सवाल शुरू करने से पहले बेशक वर्किंग में एग्जामिनर को शो कर दिया करें, जहां भी आपकी मर्जी है। 64500। उधार के मुंह पे क्या लिखा था? 43, लेकिन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से स्टार्ट करेंगे? 55,900 जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट से, और सवाल को एंड करते हुए आखिरी इंटरेस्ट के साथ क्या फिगर डालेंगे? 64। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में क्या जाएगा? परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल एंड किस पे होगा? 64500 पे। जो कूपन रेट है 0%, वो किस पे निकालेंगे? 43,000 पे। क्लियर? चलें जी, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से बनाते हैं, किसी को याद हो? कल डेट, एट द रेट ऑफ, ना यार इफेक्टिव 0 नहीं है। होमवर्क नहीं किया कल वाला? ये कौन बोला यार? होमवर्क हो गया था कल वाला? होमवर्क तो होमवर्क की थी जी। 3.66। कल आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे देखा था, ये रेट काफी हैवी किस्म का होता है, पॉइंट्स में आता है, इफेक्टिवली रेट जो निकलता है। आगे जी, तीसरा कॉलम कौन सा होता है? मैं इधर क्यों आया हूं? सॉरी, मैं इधर क्यों आया हूं? तीसरा कॉलम कौन सा होता है? कैश रिसीव। इसमें हमने इंटरेस्ट भी लेना होता है, तो इसमें 0% इंटरेस्ट आएगा ऑन फेस वैल्यू, 0% इंटरेस्ट आएगा फेस वैल्यू पे। और इसके बाद अच्छा, शुरू कहां से करना होता है? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं हम। व्हाट इज द परचेज प्राइस? 55,900। अच्छा यार भाई, इसमें ना इधर देखें, थोड़ा सा बात पे समझें भी। वैसे तो ये बात जो मैं करने लगा हूं, करे बगैर भी इंशाल्लाह सवाल तो हो जाएगा आपसे, और पेपर में कोई मसला भी नहीं आना, लेकिन ऐसी बात कर रहा हूं आपसे, ये बंदा क्यों 0% इंटरेस्ट ले रहा है? इंटरेस्ट इसको किसी साल के एंड पे 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसकी टेन्योर कितने साल है? इसकी टेन्योर 3 साल है। इसको 3 साल तक 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये बंदा उधार देने को तैयार हो गया, क्योंकि उधार दे 55 का रहा है, वापस 64 मिल रहा है। तो यही इसकी कमाई है सारी। उधार दे 55 का रहा है और वापस, शायद इस वजह से ये डील करने को तैयार हो गया कि मैं इंटरेस्ट अगर मुझे नहीं भी दोगे तो कोई मसला नहीं। तो जब उधार वापस आएगा, उधार दिया, उधार दिया, उधार वापस मिला, तो इधर से इसने कमा लेना है। इसे इंटरेस्ट ना भी मिले तो फिर भी कुछ ना कुछ ये कमा लेगा। चलें जी, परचेज प्राइस बताएं यार। 55 ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट की ना आपको अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, वो जमा होकर यहां खुद ही एंट्री हो जाएगी। 57,900। डेट यकम जनवरी। चलें जी, अब आप बता दें 31/12/12 को 57,900 लिखें कैलकुलेटर पे, इस पे लगाएं इफेक्टिव रेट 2121। ये इंटरेस्ट कमा रहा है, ये 2121, ये इंटरेस्ट कमा रहा है 2121। मिलेगा नहीं, मिलेगा इसे कोई नहीं, बस कमा रहा है। अब बता दें जी फेस वैल्यू क्या है हजरात? हिम्मत करके, हिम्मत नहीं हारनी हौसला। फेस वैल्यू क्या है? कूपन रेट। कल तो 12% मिल रहा था, आज तो 12% भी नहीं मिल रहा, तो 0 इंटरेस्ट मिला पहले साल के एंड पे। ये पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, ये कमाया, ये मिला। इसको नेगेटिव लिखा करना है 60021। 31/12/13 पकड़ें 60021, मल्टीप्लाई करें 3.6638 से 2199। फेस वैल्यू पकड़ें 50,000 मल्टीप्लाइड 43,000, 43,000 50,000 कल वाली थी, 43 मल्टीप्लाइड बाय 0%, 6,222,000। असल में शायद इंटरेस्ट कंपाउंड होता जा रहा है, अब एंड पे जाके एक दफा मिलेगा वो, जब आप उधार वापस लेंगे तो। 31/12/14 3 साल टेन्योर पूरे हो गए। 6,222,000 इंटू 3.6638 2280। यार अब आपने खाली ना 0 नहीं डालना, अब आपने 0 का मिला, आखिरी साल होता है मिला होता है, इंटरेस्ट मिला
और आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी 64,500। भाईजान फेस वैल्यू कहीं नहीं डालनी होती वर्किंग में, सिवाय इसके कि फेस वैल्यू पे क्या निकालना होता है, इंटरेस्ट। वर्किंग में डालना क्या होता है, पर चेज प्राइस और एंड पे रिडेम्पशन वैल्यू। जी, रिडेम्पशन वैल्यू, उधार वापस मिला, उधार दिया, रिडेम्पशन वैल्यू 645, इन दोनों को टोटल करें। अच्छा, किताब में ना ये दोनों टोटल इधर इस साइड पे हुए होते हैं, किताब में आप देखेंगे अगर कहीं भी है तो ये दोनों जो टोटल हैं वो इधर हुए हैं। जी, जवाब 0 आ गया। चलें, पहले साल की एंट्रीज आप लिख लें, फिर दूसरे तीसरे साल की जरूरत नहीं है, पहले साल की खाली में लिखवा देता हूँ। ये कम जनवरी 12 की डेट डालें और ये कम जनवरी 12 की डेट डाल के लिखें इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 57,900 से। ये कम जनवरी 12 इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, नहीं पहली वाली पहले करने दें, कैश क्रेडिट। भाईजान किसी को अंग्रेजी याद हो या उर्दू, कमाया मिला, कमाया मिला, कमाया मिला, ठीक है। उधर होता था आया कमाया, ऑपरेटिंग लीज में आया कमाया, इधर पहले कमाया फिर मिला। जी, कमाया, बुक करें इंटरेस्ट, P&L में ले जाए इंटरेस्ट कितना 2121। तो कल वाला है सारा, कुछ भी नहीं है, इस सवाल में से ऐसे टाइम जाया करो। जी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ना, कैश डेबिट मिला। वैसे ये एंट्री की पेपर में जरूरत नहीं थी, पेपर में अगर आप ये एंट्री नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए, समझने के लिए एंट्री कर लें। तो देखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट की ना, यहां अलग से एंट्री नहीं हमें करनी पड़े। जी, वो मैंने भी समझाना है। चलो जी, ले आओ। अच्छा यार, ये लफ्ज कल से आ रहा है बार बार, ये मैं अभी समझाऊंगा। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्री इफ इंटेंशन इज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट टिल मैच्योरिटी, ये कल से लफ्ज आ रहा है, इसको मैंने अभी नहीं समझाना, इसको आज इंशाल्लाह आधे पौने घंटे बाद समझेंगे। ये होमवर्क में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ था नहीं। अच्छा यार, ये ना एक बात सुन लें, इसको कहते हैं, इस मॉडल का नाम है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बस इस मेथड का क्या नाम है बोलें, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। यानी आप कॉस्ट को पकड़ते हैं, उसको फिर अमोर्टाइज करते जाते हैं। आप ये ना समझे को डेप्रिशिएट होती है, बस एक नाम है मेथड का, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ओके, बस हिम्मत करके रोजाना आ जाएगा, करें, ये बहुत बड़ा आसान होगा आपका अपने ऊपर। आ जाए जी पेज 388 पे। जी भाईजान, हम शुरू करने लगे हैं। अच्छा यार, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, जरा क्वेश्चन 13 में आए। क्वेश्चन 13 में ये 3 साल का टेन्योर था, हमने उधार दिया कितना था 55। उधार दिया, मैं आउटफ्लोज और इनफ्लोज बना रहा हूं। उधार दिया कितना था, पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल, तीसरे साल। हमने उधार भी दिया था और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकर की थी 200 रुपए की, 2000 रुपए की, और आखिर में मिला कितना था 64,500। इसको मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिख रहा हूं। हम क्यों इस अरेंजमेंट पे तैयार हो गए थे जीरो इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने उधार दिया कितना था 55, उधार वापस कितना मिला, तो शायद हम जीरो कूपन रेट पे भी तैयार हो गए थे, क्योंकि हमें पता था कि जिस वक्त उधार वापस मिलेगा उस वक्त अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। देखिए हमारे आउटफ्लोज कम है, आउटफ्लोज कम है और इनफ्लोज, इसलिए शायद हम इस अरेंजमेंट के लिए तैयार हो गए थे। हमने उसे कहा था इंटरेस्ट ना भी दो, आखिर में तो मुझे ज्यादा पैसे दे देना। इंटरेस्ट के नाम से नहीं, वो तो किस नाम से दे रहा होगा, प्रीमियम के नाम से। लेकिन हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए वो जो हमें फायदा हो रहा था उसको 3 सालों पे स्प्लिट करके इंटरेस्ट बुक कर दिया। अच्छा भाई, थोड़ी देर के लिए ना आपने तकरीबन 20 मिनट तक इसको नहीं देखना,
डू नॉट वॉच, इसको नहीं देखना। ऑन यकम जनवरी 2001 8% डेट इंस्ट्रूमेंट्स। 8% कौन सा रेट होगा, कूपन या इफेक्टिव कूपन, यानी कि जो फेस के ऊपर उसके लिखा होगा 8% डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10,000। Was purchased at a premium of 5%। थोड़ा सा इस तो अच्छा, मुझे लग रहा है मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ। 10,000 प्लस 5% ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 10,000। ट्रांजेक्शन कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू दिस ट्रांजेक्शन इज 500। रिवीजन हो रही है, कुछ भी नहीं है। डेट इंस्ट्रूमेंट विल बी रिडीम्ड एट 9500, ये तो दे दिया उसने, एज दे दिया, विल बी रिडीम्ड एट 9500, और मेरे ख्याल से डिस्काउंट है 500 का इधर, क्योंकि 10,000 तो मुंह वैल्यू है ना, मुंह की वैल्यू, तो यहाँ 500 का डिस्काउंट है। और यकम जनवरी 2005, ओ तेरी खैर, 2001, 2002, 2003, 2004, 4 साल का लोन है ये। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ एट द रेट ऑफ 8%, एट द रेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड इज 31 दिसंबर एवरी ईयर। इफेक्टिव रेट इज 4.065%। इफेक्टिव रेट कितना है, 4.065%। असल में भाई इफेक्टिव रेट एक्चुअल रेट से कम क्यों है ये सुन लें। इफेक्टिव रेट एक्चुअल रेट कितना है, इंटरेस्ट हम क्या समझ रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं, लेकिन हकीकत में कितना कमा रहे हैं। ये क्यों रेट गिरा, जब आपने चीज खरीदनी थी ना तो 10,000 वाली चीज आपको 500 रुपए महंगी मिली, 500 का ये नुकसान हुआ, 500 का ये नुकसान हुआ। जब आपने चीज वापस की, समझ लें कि जब उधार आपको वापस मिल गया, तो फिर आपको सिर्फ कितने पैसे मिले, इधर भी आपको 500 का नुकसान हुआ, इधर भी आपको 500 का नुकसान हुआ। 10,000 किसी बंदे को उधार देना था, दिया कितना, 500, यहां नुकसान हुआ। उससे 10,000 वापस लेना था उधार, सिर्फ उसने कितना वापस किया, 500 का नुकसान इधर हुआ, 500 का नुकसान इधर हुआ, और 500 का नुकसान इधर हुआ। इत्तफाकन तीनों नुकसानों की अमाउंट बराबर है। ये 1500 का नुकसान है। इस 1500 के नुकसान ने 8% के रेट को गिरा के 4.065% कर दिया। क्लियर? तो दैट इज द रीजन जो कल मैंने आपसे शेयर की थी। ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। ज्यादा कब होता, मैं मिसाल के तौर पे इधर 10,000 है, इधर मैं 9800 लिख दूं, इधर मैं 9800 लिख दूं, और उधर जो है 9500 की जगह 15,000 लिख दूं, फिर ज्यादा भी हो सकता है। 8% से बढ़ के जो है वो 10%, 12% पे भी जा सकता है, कोई भी रीजन हो सकती है। अच्छा, इसको आपने वॉच नहीं करना, जो मैंने डब्बे में ले लिया। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज यूजिंग द फॉलोइंग अकाउंटिंग मॉडल्स फॉर द ईयर एंड 2001 एंड 2। भाई ये ना, इधर भी 3 मॉडल हैं, इधर 2 मॉडल नहीं है। शेयर्स में 2 मॉडल थे, यहां कितने अकाउंटिंग मॉडल हैं, 3। एक हमने कर लिया है पिछली क्लास में, अभी आपने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी। एक हमने कर लिया पिछली क्लास में, 2 हम आज करेंगे, लेकिन एक वही वाला है इधर पहले वाला जो हमने पिछली क्लास में किया था, तो इसलिए रिक्वायरमेंट अभी मत पढ़ें। अभी आप मुझे नॉर्मल तरीके से सवाल सॉल्व करवा दें। हम कोशिश करेंगे व्हाइट बोर्ड पे तीनों के तीनों जो है वो आ जाए आपके सामने। किस किस साल की एंट्रीज करनी है, 2001 की और 2000, लेकिन वैसे इसका टेन्योर 2001, 2, 3, 4 साल है इसका टेन्योर, लेकिन हमने जो है सिर्फ कितने सालों की एंट्रीज करनी है, इसलिए अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पूरा बनाएंगे या जितना चाहिए। और दूसरी मेरी बात का जवाब दीजिएगा, फिर रिडेम्पशन वैल्यू आखिरी साल डालते होते हैं, तब रिडेम्पशन वैल्यू सवाल में मैंने निकाल के रख तो ली है, लेकिन मुझे शेड्यूल में इसलिए डालनी पड़ेगी कि आखिरी साल की एंट्रीज नहीं मांगी हुई। तो रिडेम्पशन वैल्यू ठीक है, अच्छी बात है, हमने पता तो है हमें रिडेम्पशन वैल्यू, लेकिन कहीं डालनी नहीं पड़ेगी क्योंकि आखिरी साल नहीं मांगा हुआ। तो शुरू कहां से करते हैं, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। चलें जी, रिक्वायरमेंट नंबर ए, वर्किंग नंबर 1, डेट, इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ, और कूपन रेट
कूपन रेट जिसको मैं रिसीव्ड भी कह सकता हूं, कूपन रेट एट द रेट ऑफ 8% ऑन फेस वैल्यू, और आखिरी कॉलम बैलेंस, और शुरू कहां से होगा, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जी परचेज प्राइस बोले 10,500, 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं सवाल शुरू करते हुए, लेकिन उसमें से यूज अभी परचेज प्राइस होगी 10,000 जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 500। हिम्मत करके आपने मंडे को टर्म टेस्ट देने और उसमें जो है वो सारा होगा जो अभी तक हमने पढ़ा है, और भाई बैठ के दे दीजिएगा, तो मसला ना कीजिएगा, इंशाल्लाह आधा आपसे हो जाएगा, आपकी जैसी भी तैयारी हो आधा इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। 11,000। आगे चलें जी, अब बता दें जी व्हाट इज द इफेक्टिव रेट 4.0, कैलकुलेटर पकड़ें 11,000 जरा 4.0, पहले ये डेट बता दें क्या थी, 31/12/1, 11,000 जरा 4.065%, 447। कूपन रेट जो आपने लगाना होता है ना फेस वैल्यू, यानी कि जितना उसने इंटरेस्ट देना है 10,000 का 8%, 10647। आप लोग गाड़ी चलाए ना तो पूरे दिन में पिंडी पहुंचेंगे। 10647। अच्छा जी 31/12/2002, 10647 इंटू 4.06 4 30। कूपन रेट प्रिंसिपल पे लगेगा, प्रिंसिपल वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही चीज है, कितना 10280। सवाल को आगे चलाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बस टेन्योर तो लोन का 4 साल का है लेकिन 2 साल की इंटरेस्ट मांगी। वर्किंग मुकम्मल हुई 1 जनवरी 1, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट कैश। अच्छा अब आपने कुछ भी नहीं करना, सवाल की तरह नहीं देखना, आप सिर्फ इस 11,000 को, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री खुद ही हो जाएगी। इकतीस 12/1 कमाया कितना, कैश डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। पहला साल खत्म हुआ, अब दूसरा साल शुरू होने लगा, कमाया मिला, ब्लू मार्कर लेने दो भी, 31/12/2002। इट इज ऑल रिवीजन। इस तरह का हम पे 1 2 3 तीसरा चौथा सवाल करें आज। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, बहुत करीब से मैं फिगर्स को देख रहा हूं, नजर फिगर्स को नहीं लगेगी तो टेंशन ना ले। एसओसीआई सिर्फ मैं P&L बना रहा हूं, ओसीआई की जरूरत नहीं है। 2001 2002, 1-2 मिनट के लिए सबर कर लें बस। इंटरेस्ट इनकम पहले साल की, इधर से देखें बस 440, और दूसरे साल की देख लें, देख लें, 2 मिनट सबर कर देना, इधर देख लें 2 मिनट। इंटरेस्ट इनकम पहले साल की, दूसरे साल की, सिट्स ओवर। बैलेंस शीट, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। अभी करंट नॉन करंट की बहस मेरे से ना कीजिएगा, ये किसी दिन कर लेंगे टाइम निकाल के, बस एसेट्स में फिलहाल डालें। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ना इधर से देखने की जरूरत नहीं, बस ये 10, इसमें अभी कोई करंट नॉन करंट की कभी बहस टाइम मिला तो कर लेंगे, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये 31/12/1 का कैरी डाउन ये और 31/12/2 का कैरी डाउन ये 10647। चलें जी जी
नहीं, वो रिसीवेबल था, बुक होता जा रहा है, रिसीव ऐसा होता जाएगा, कोई मसला नहीं है भाई। ये कैरी डाउन उठाए मैंने 10647 10280। आ सकते, एक है किताब में डला हुआ है। बातें मुकम्मल हुआ। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट में थोड़ी देर में पढ़ूंगा। पार्ट ए की हेडिंग दे दें अपने रजिस्टर के ऊपर, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ऊपर ऊपर सबसे ऊपर जहां से ये आपने शुरू किया था सॉल्व करना, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल है ये। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ले भाई तो कैमरा जी भाई, अब बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है जीटी रोड मोटरवे टाइप, क्योंकि इधर भी डिसाइड करना होता है कितने मॉडल हैं और उनको कैसे टेकअप करना है। अगले 4-5 मिनट आपकी बहुत ज्यादा टेंशन चाहिए होगी। यू बॉट 3 हाउस, पहले मैं डिवेंचर्स की बात नहीं करूंगा। यू बॉट 3 हाउसेस, आपने 3 हाउसेस बाय किए। एक आपका घर है गुलबर्ग में, एक आपका घर है गुलबर्ग में। आपने उसे रेंट आउट कर दिया, आपने उसे रेंट आउट कर दिया फॉर 30 years। आपने उसे रेंट आउट कर दिया फॉर 30 years। 30 साल का आपने किसी से मुआहदा किया, 30 साल के लिए उसे घर किराए पे दे दिया आपने। मुझे ये बताएं, आप इस घर की फेयर वैल्यू डीलर से हर साल के एंड पे जाकर लगवाएंगे या इस घर, यार बातें सुन लो यार, बातें सुन लो, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप इस घर की फेयर वैल्यू डीलर से हर साल के एंड पे जाके लगवाएंगे या आप लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे इसकी फेयर वैल्यू में? एक्सेलेंट, आप लीस्ट इंटरेस्टेड होंगे फेयर वैल्यू में, बिकॉज यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन रेंटल इनकम। यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन, जो 30 साल के लिए किसी से वादा हो गया कि घर तुम्हें मैं किराए पे देता हूं, तो बस बात खत्म होगी। आपकी नियत ही है आपने से क्या कमाने, किराया कमाने। अब अगर कोई आके बता दे भाईजान गुलबर्ग में माशाल्लाह घरों की प्राइसेस बढ़ गई हैं, आप कहेंगे मेरी बला से मैंने तो किराया लेना होता है इधर से, और मेरे तो आगे प्रोग्राम भी कोई नहीं, बस ठीक है तुम प्राइसेस चीजों की बढ़ती हैं बड़े, मेरी बला से मैंने इसे सिर्फ क्या लेना है, किराया लेना है। अब आपका किस में आप इंटरेस्टेड होंगे? रेंटल और फेयर वैल्यू गेन कमाना आपकी इंटेंशन नहीं होगा। कैसे पता चला? 30 साल के लिए आपने घर किराए पे दे दिया, पीछे रह गया। दूसरा, आपका जो घर है वो है जी बहरिया टाउन के अंदर, वो आपने जो किराए पे दिया है तो उधर किराए पे आपने एग्रीमेंट किया है, ऐसे मिसाल दे रहा हूं, एग्रीमेंट किया है 5 years का, जो कि कैंसलेबल है एट एंड ऑफ ईच ईयर। आपको पता है जब घर लोग किराए पे देते हैं तो वो कहते हैं यार हमें 1 साल का आपको नोटिस देके घर छुड़वा भी सकते हैं, जो कि कैंसलेबल एट एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। और यू मे सेल इट, और आपके अंदर की बात यह है, यू मे, आई मे, यू पर भी यू लिखा हुआ चले, यू मे सेल इट इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज। अगर एक गुड अपॉर्चुनिटी अराइज होगी तो आप इसको बेच भी सकते हैं। आपने ये सोचा है, इसलिए आपने मुआहिदा ही ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि अगले बंदे को कहा है मैं मुआहिदा किसी भी वक्त क्या कर लूंगा, कैंसिल कर लूंगा। डन। अच्छा, आप मुझे बता दें कि आप किराए में इंटरेस्टेड होंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि आप किराया, जब तक आप घर किराए पे चढ़ा हुआ है किराया भी लिया करेंगे, किराया छोड़ा नहीं करेंगे। आप किराए में इंटरेस्टेड होंगे, आप बार बार पता चलवाया करेंगे कि इस घर का किराया मुझे मिला या नहीं मिला। अपने एजेंट्स वगैरह को कहेंगे जल्दी जाओ किराया लेके आओ, लेकिन बार बार डीलर्स की दुकान पे जाके इसकी फेयर वैल्यू भी पता चलवाएंगे, क्योंकि आपकी क्या नीयत है इस घर के पीछे। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल आई तो मैंने इसे, इसलिए आपने एग्रीमेंट ही ऐसे ड्राफ्ट किया कि 5 साल का मुआहिदा किया, उसे कहा 7 साल बाद मैं कैंसिल करा सकता हूं, तू भाग जी। फिर मैं तेरे से कोई पक्का मुआहिदा नहीं करा लॉन्ग टर्म किस्म का। तो रेंटल इनकम में भी इंटरेस्टेड होंगे, प्लस 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 फेयर वैल्यू पता चलाया करेंगे डीलर से जाके, तो इसकी फेयर वैल्यू में भी इंटरेस्टेड होंगे। और एक आपका जो घर है
वो घर है आपका जी मिसाल के तौर पे इजमीर सोसाइटी के अंदर। तो जो इजमीर सोसाइटी के अंदर आपका घर है, वहां आपने घर बाय किया है, आपने बॉट फॉर सेल, बॉट फॉर सेल, आपने खरीदा इसलिए कि कोई अच्छा ग्राहक निकला है तो इसको बेच दूंगा। हाँ, कोई 1 2 3 महीने को कोई किराए पे आके रह ले तो आप उसे कहेंगे यार वो आपकी मर्जी है, मैंने 1 दिन के नोटिस पे छुड़वा लेना घर, ये मैंने बेचने के लिए लिया हुआ है। तो कोई करीबी बंदा था, उसने कहा यार हमारे घर में शादी हो रही है तो आपका घर खाली पड़ा है, यार कोई 2 4 10 दिन के लिए हमें दे दें। फिर कोई और बंदे आ गए, यार आपका घर खाली पड़ा है, हमारी पार्किंग का मसला पड़ा है, यार आप अपने घर के अंदर पार्किंग दे दें। जितना अर्सा आपके पास घर रहेगा, आप रेंटल इनकम कमानी है कमाते नहीं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी नीयत क्या है? इसको बेचना। आप सिर्फ किस में इंटरेस्टेड होंगे? फेयर वैल्यू में। लेकिन अगर किराया आ जाएगा तो इनकार नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे रेंटल इनकम को आप एक तरह का तोहफा समझेंगे, आपकी नीयत रेंटल इनकम कमाने की नहीं होगी, लेकिन अगर आ जाएगा तो इनकार भी नहीं करेंगे। क्लियर? तो सेम इज द केस फॉर डिबेंचर्स, सेम इज द केस फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी मार्केट में ट्रेड होते हैं शेयर्स की तरह। अब अगर एक बंदे की नीयत है कि मैंने डिबेंचर होल्ड करना है टिल मैच्योरिटी, यानी मैंने जो उधार किसी बंदे को दे दिए हैं पैसे, डिबेंचर मैंने खरीद लिए हैं, डिबेंचर मेरी पॉकेट में ही रहने हैं 30 साल तक। अब आप डिबेंचर्स के इंटरेस्ट इनकम में इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ, क्योंकि अब आपकी नियत है डिबेंचर को जेब में डाल के इंटरेस्ट कमाना। हाउस की जगह डिबेंचर और रेंट की जगह जहन में रखें इंटरेस्ट इनकम। अगर आपने डिबेंचर होल्ड कर लिए हैं और लॉन्ग टर्म नियत से होल्ड कर लिए हैं, आप डिबेंचर से सिर्फ क्या आने में इंटरेस्टेड होंगे? इंटरेस्ट कमाने में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन अगर आपने डिबेंचर खरीदे हैं बट यू मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी राइज, लेकिन अगर आप अब पूरी बातें ना पढ़ें, साथ साथ 100% चीजें लिंक नहीं होती, वो समझाना मकसूद है। अगर आपने डिबेंचर खरीदे हैं और आप चाहते हैं आई मे सेल दीज डिबेंचर, ये सारा नोट ना कीजिएगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैं नहीं समझा रहा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रूल ही अलग हैं, हाउस किराए पे देने वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके रूल अलग हैं, उनके ये भी रूल नहीं है, पता नहीं। तो अगर आपने जो है वो डिबेंचर इस नियत से लिए हैं कि इनसे इंटरेस्ट भी कमाता रहूंगा, साल 2 साल 3 साल 6 साल इंटरेस्ट कमाता रहूंगा, लेकिन अगर प्राइस लग गई इसकी तो मैं बेच भी सकता हूं, तो फिर आप इसके किस किस में इंटरेस्टेड होंगे? इंटरेस्ट इनकम में भी और डिबेंचर की फेयर वैल्यू में भी। अभी तक जितने सवाल मैं कर रहा हूं, मैं उसमें डिबेंचर्स की कैरिंग अमाउंट ले रहा हूं, फेयर वैल्यूज नहीं ले रहा। कल से डिबेंचर्स की कोई फेयर वैल्यू मैंने आपको सवाल में गिवन नहीं की, इसको तो कैरिंग अमाउंट कहते हैं ना, जितने में बैलेंस शीट्स में नजर आ रहे हैं। और अगर आपने डिबेंचर खरीदी इसलिए है कि किसी से आपने सुना था डिबेंचर भी महंगे हो जाते हैं, तो फिर तो जितना अर्सा आपके पास डिबेंचर पड़े रहेंगे, इंटरेस्ट तो आता ही रहेगा, तोहफे के तौर पे इंटरेस्ट तो आता ही रहेगा। लेकिन जो डिबेंचर बड़े बड़े महंगे हो रहे हैं, असल में आप वही प्राइस जानने में इंटरेस्टेड होंगे। क्लियर? तो कितनी नियत से डिबेंचर लिए जा सकते हैं? एक लॉन्ग टर्म नियत से टू अर्न इंटरेस्ट ओनली, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और फिर आखिरी साल आपका प्रिंसिपल भी वापस मिलेगा। तो अगर आपने डिबेंचर 10 साल के लिए ले लिया तो इसमें आपको 10 साल इंटरेस्ट आएगा और 10 साल बाद आपका प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा। इन डिबेंचर्स को तो आप सिर्फ उनके इंटरेस्ट इनकम में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और डिबेंचर बेचने की नियत भी आपकी हुई, तो फिर आप इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉर्ड करते रहेंगे और साथ साथ फेयर वैल्यू गेन भी रिकॉर्ड करते रहेंगे। लेकिन अगर डिबेंचर आप इस नियत से लें कि लिए ही बेचने की नियत से हैं, तो फिर फेयर वैल्यू में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आता ही रहेगा, वो ना चाहते हुए भी आता रहेगा अगर आपके पास पड़े हुए, वो एक तोहफा होगा। तस्वीर खींचनी है खींच लें, मैं नोट करने का इसका टाइम नहीं देना, मैं अब सवाल की रिक्वायरमेंट्स पढ़ने लगा हूं। ग्रुप बनाया हुआ 3-4 बच्चों ने मिलकर अपना, ठीक है, उसमें फेंक लें। इस आइडिया के ऊपर ये स्टैंडर्ड बेस करता है, इसलिए मैंने ना पहली रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हुए आपको कह दिया था फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है, वो इग्नोर कर दें। ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, डू नॉट वॉच, ये फेयर वैल्यूज गिवन है। अब जरा सवाल तीनों रिक्वायरमेंट्स पढ़ें आज। ये लाइन में काट रहा हूं, ये इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर आपको बता दूंगा इसका मतलब क्या। ये लाइन में काट रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड टिल, मैंने इनको कब तक रखना है? टू गेट कॉन्ट्रेक्चुअल, भाई कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज दो होती हैं, एक आपको इंटरेस्ट मिलना होता है, एक आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलनी होती है आखिर में, इसे कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो। कॉन्ट्रैक्ट में फेयर वैल्यू नहीं लिखी होती, फेयर वैल्यू किसी को नहीं पता होती। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या होती हैं? मैं जरा आपको पहले कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बता दूं क्या होती हैं। कल वाला सवाल याद आ रहा है? 51,000 और 6,000 48। इस सवाल में मैंने कहीं आपको फेयर वैल्यू नहीं दी थी, तो 51,000 तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई ना। इनको कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। इनको क्या कहते हैं?
क्योंकि एग्रीमेंट में आप लिखवाते हैं मुझे तुमने 6000 इंटरेस्ट देने हैं, मुझे तुमने 6000 इंटरेस्ट देने हैं, और जब उधार वापस लूंगा मैं कितना वापस लूंगा 48। तो ये होती है मोहतरम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। इसमें फेयर वैल्यू नहीं आती, क्योंकि आपको पता है 6000 और 6000 क्या है, 6000 और 6000 क्या है, और 48,500। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, एक बात भी आपने मिस कर दी मसला हो जाएगा। रिडेम्पशन वैल्यू और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई कैश फ्लोज, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। जी मोहतरम, आउटफ्लो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं है, वो तो बस हो गया, करने के बाद अब आप देखते हो कॉन्ट्रैक्ट में मिलना क्या आपका, इसलिए कह देते हैं इनको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो 51 पे करके अब कॉन्ट्रेक्चुअली आपको कितना मिलना है, 6,000 इंटरेस्ट मिलना है, और एंड पे कितना मिलना है 48,500। इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। अब इसमें कहां है फेयर वैल्यू, कहीं नहीं है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू तो बाजार की वैल्यू होती है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो। फेयर वैल्यू तो रोजाना चेंज हो रही होती है, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। ओके अच्छा, अब अगर पेपर में कोई ऐसी लाइन आ जाए जैसे हमारे सवाल में लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी, उधार जब तक वापस नहीं आ जाएगा तब तक डेट इंस्ट्रूमेंट मेरी जेब में ही रहेंगे, ये तो लॉन्ग टर्म नियत होगी। फिर टू गेट, उनसे मैंने सिर्फ प्रिंसिपल इंटरेस्ट लेना है, बाजार में नहीं बेचना, नहीं बेचना, सिर्फ क्या लेना है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट। छोटा सा ऊपर लिखें, इट मींस बाजार में नहीं बेचना, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज लेनी है। इट मींस बाजार में नहीं बेचने की नियत, मेरी बाजार में बेचने की भी नियत नहीं है। पहले सिनेरियो पे हूं मैं, अभी सिर्फ पहले सिनेरियो पे हूं। इट मींस बाजार में नहीं बेचना, बल्कि क्या कमाना है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली कैश फ्लोज कमानी है बस। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स इज हेल्ड टू कलेक्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एंड प्रिंसिपल भी लूंगा इंटरेस्ट भी लूंगा, एंड टू सेल इट इफ अगर अपॉर्चुनिटी आ गई बीच में बेच दूंगा, वरना एंड पे तो 48,500 मिलना ही मिलना है, एंड पे तो 48,500 कॉन्ट्रेक्चुअल मिलना ही मिलना है, वो भी ले लूंगा। लेकिन अगर वो ना लेना हुआ, एंड एक और चीज भी ले सकता हूं, वो क्या, तो वो जो घर हमने बहरिया टाउन में किराए पे दिया हुआ था, उसमें मैंने ये सोचा था किराया भी लेते रहेंगे, और अगर प्राइस अच्छी निकल आई तो बेच भी देंगे। और इधर तो आपने इंटरेस्ट कमाना ही नहीं है, इधर आप किसमें इंटरेस्टेड है, सिर्फ खरीद के आपने डेट इंस्ट्रूमेंट बेचने। तो बता दें कितनी नियत हो सकती है, 3। नंबर 1 इंटरेस्ट और रिडेम्पशन वैल्यू लेने की नियत है बस, इसको कहेंगे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल। इसे क्या कहेंगे, इधर भाईजान 3 मॉडल हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, ये जो होगा ना इसको भी फेयर वैल्यू मॉडल कहेंगे, इसको भी फेयर वैल्यू मॉडल कहेंगे। क्यों क्यों क्यों, हाँ, इस घर की भी फेयर वैल्यू में मैं इंटरेस्टेड हूं, इस घर की भी फेयर वैल्यू में मैं इंटरेस्टेड हूं। तो जब मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं कि मैंने डिबेंचर हेल्ड करने हैं, टिल मैच्योरिटी तक नहीं, हेल्ड करने हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो लेने के लिए, मैच्योरिटी से पहले भी बेच सकता हूं अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल आई, तो फिर मैं किसमें इंटरेस्टेड हूंगा, हाँ मुझे पता है रेंटल में भी होगा, लेकिन बेसिकली किसमें इंटरेस्टेड होगा, फेयर वैल्यू में। और अगर डिबेंचर मैंने रखे ही किस लिए हैं, मैंने खरीदे हैं कि मैंने इंटरेस्ट उसको नहीं कमाना, इनको बेच दूंगा, लेकिन जितना साथ बेचूंगा नहीं तब तक तो इंटरेस्ट आता रहेगा ना। अच्छा, स्टैंडर्ड ये कहता है यार इसका गेन ना ओसीआई में ले जाओ और इसका गेन P&L में ले जाओ, तो ये जो सेकंड कैटेगरी वाली है इनका गेन हम ओसीआई में डाला करेंगे, क्योंकि बेचने की नियत है, पता नहीं कब बेचें क्या बेचें, इसलिए इन गेन को अनरियलाइज रखेंगे और इसके गेन को क्या करेंगे, रियलाइज कर देंगे। डन हो गया। तो अब 3 मॉडल हो गए, कितने जी, 3। कौन कौन से, अमोर्टाइज कॉस्ट, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में क्या इग्नोर करनी है, फेयर वैल्यू। फिर सवाल सॉल्व करते इग्नोर करनी है अगर गिवन भी कर दे, क्योंकि हमारी नियत फेयर वैल्यू कमाना ही नहीं है, टिल मैच्योरिटी हमने उधार बस वापस ही लेना है, बाजार में नहीं बेचना, उधार भी बाजार में बिकते हैं, डिबेंचर भी बाजार में बिकते हैं जैसे शेयर बिकते हैं। और दूसरी नियत थी हमारी अच्छी प्राइस निकल आई तो बेच देंगे, तो फेयर वैल्यू बार बार पता चला रहे होंगे जाके। और तीसरी है नियत ही क्या है, बेचने। चलें जी भाईजान, अब जब रिक्वायरमेंट बी और सी सॉल्व होने लगी है ना, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब तो ये दूसरा और तीसरा वाला मेरा घर है ना, एक घर में मैंने ये मार्जिन रखा हुआ है, प्राइस अच्छी निकल आई तो बेच दूंगा, और दूसरा घर जो था, और तीसरा घर रखा ही इसलिए हुआ है कि बेचना है। अब मैं किसमें इंटरेस्टेड हूँ, बी और सी सॉल्व करते हुए, लेकिन इंटरेस्ट भी निकलवाइएगा, लेकिन इंटरेस्ट भी निकलवाइएगा, क्योंकि जब तक बेचूंगा नहीं तब तक इंटरेस्ट तो मुझे मिलता रहेगा। चलें जी, अब कौन सा मॉडल में सॉल्व करने लगा, डी। मैं सी इधर सॉल्व करूंगा, इधर मैंने जगह छोड़ दी है, वो आसान सा है। बी में इधर सॉल्व करने लगा। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इसका बड़ा लंबा सा नाम है एफईटी ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा, ये वर्किंग कॉपी पेस्ट करनी है, ये वर्किंग कॉपी पेस्ट करनी है, लेकिन आगे 3 कॉलम और डालेंगे, क्योंकि बीवी को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ये बीवीज हैं,
इनको फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो 3 कॉलम आगे और डालने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम अब मैं बनाऊंगा। डेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4.065% और कैश रिसीव या कूपन रेट, और आगे 3 कॉलम और डालें। बैलेंस लिख दें, कैरिंग अमाउंट लिख दें, जो मर्जी लिख। अच्छा जी, शुरू यहीं से किया करना है ये मॉडल भी। परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 11,000, शुरू यहीं से किया करना है। परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये क्या आ गया, यकम जनवरी 1। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लें बेशक। 447 10647 31/12 बोले 433 800। दोबारा करें सारी। अब मैं 3 कॉलम और डालने लगा आगे। जी, ये कैरिंग अमाउंट किस दिन की है? इसको कौन सी फेयर वैल्यू से कंपेयर करूं? 11,200 से। ये कैरिंग वैल्यू किस दिन की है? इसको किससे कंपेयर करूं? लेकिन एक हिंट, पेपर में टाइम सेव करने के लिए और मार्क्स गेन करने के लिए आपने ये वाली एंट्रीज पहले एक दफा कर देनी है। ये वाली एंट्रीज एज इट इज आपने कर देनी है। फिर फेयर वैल्यू की एंट्री की मैं दोनों सालों में जगह छोड़ दूंगा। तो अब मैं 2 सालों की एंट्रीज करने लगा हूं। 2 सालों की एंट्रीज करने लगा हूं। चलिए जी, यकम जनवरी 2001, एंट्री 11,000 की बताएं जी। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर कैश क्रेडिट कितना जी? 11,000। 31/12/1 447 की एंट्री। इन्वेस्ट, यार वही रेपिटेशन हो रही है सारी। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 31/12/1 कमा लिया। अब आ भी गया कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर कितने से? एक एंट्री की मैं जगह छोड़ा हूं 31/12/1 को, जो मैंने इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, उसकी मैं जगह छोड़ू। 1 मिनट सब्र करें, अगले साल की एंट्रीज में सामने कर देता हूं ताकि जरा कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाए। अब ये कौन सा साल शुरू होने लगा? 2000। 2002 में क्या मैं डिवेंचर दोबारा खरीदूंगा, इंटरेस्ट कमाऊंगा, मिलेगा भी। 31/12/2002 इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट 433 और इसकी एंट्री बताएं 800 की। कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर जो कल करवाई थी सारी। जी कितनी? एक एंट्री की मैं जगह छोड़ देता हूं 31/12/2002 को, जो इसका कौन सा गेन या लॉस आने? फेयर वैल्यू गेन या लॉस। चले नोट करो। जी, फेयर वैल्यू ये क्या थी? कैरिंग अमाउंट। साल के शुरू की फेयर वैल्यू नहीं दी होगी, बस 31/12/1 की फेयर वैल्यू आपको दी होगी। 31/12/1 की फेयर वैल्यू 11,200। 11,200 31/12/2002 की फेयर वैल्यू गेन स्लैश लॉस एज ऑन। यार ये ना अब थोड़ी सी टेंशन चाहिए आपकी। ये जो मैं फिगर निकालने लगा हूं ना, इससे मैंने एंट्री नहीं करनी। ये जो गेन लॉस होने ना, ये एज ऑन टाइप होने, फर्दर ये टाइप नहीं होना। ये गेन लॉस एज ऑन होने। जरा सारे अटेंटिव रहिएगा।
क्या ये 10647 सारी एडजस्टमेंट्स करके एज ऑन बैलेंस है? और क्या ये वाली दो एडजस्टमेंट करके ये भी एज ऑन बैलेंस है, ये भी एज ऑन फेयर वैल्यू है, ये भी एज ऑन फेयर वैल्यू है? तो एज ऑन कैरिंग अमाउंट को एज ऑन फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगा तो एज ऑन गेन या लॉस आएगा, एज ऑन कैरिंग अमाउंट को एज ऑन फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगा तो एज ऑन टाइप गेन लॉस आएगा। ठीक है जी, तो ये गेन लॉस आया करना है एज ऑन। अब पता देख लेते हैं गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। 10 वाली चीज 11 पे चली गई, क्या आ रहा है? कैलकुलेटर अब होने चाहिए आपके हाथों में। 5 भाईजान इसके साथ लिखा करना है आपने कि ये क्या है, प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पढ़ना पेपर में, वो जरा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आपने कैलकुलेटर से लिख दिया, आपने अंग्रेजी में लिखा करना साथ, प्लस माइनस के चक्कर में ना पढ़िएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अच्छा जी, ये क्या आ गया? गेन। 10 वाली चीज 11 पे चली गई, 10.2 वाली चीज 10.4 पे चली गई। एक लॉस कहां से आ गया शहजादे? 10.2 की चीज 10.4 पे चली गई। 120 का डन। अब मुझे गेन लॉस कौन सा चाहिए? फॉर द ईयर। अब जरा अटेंटिव रहिएगा, आज तक का गेन कितना है? बड़ी टेंशन चाहिए भाई, यही तो फिगर इंपॉर्टेंट है। इधर आपने क्या कमाल किया है, एफवीज लिखी है, डिफरेंस निकाल दिया, ये समझने वाला कॉलम। इधर मैंने उंगली रखी है, आज तक का गेन कितना है? कोई पुराना गेन, ये उंगलियों के इशारे देखने आपने। इधर मैंने गेन निकालना है इस साल का, आज तक का गेन कितना है? कोई पुराना गेन, तो जो गेन आज तक का है वो फिर इसी साल आया है, तो इसके साथ क्या लिखूं? 553 का, जिसकी एंट्री मैंने अभी इधर करनी है। आप अटेंटिव हो जाए, आज तक का गेन कितना है? 100। आज तक का गेन कितना है? 100। इससे कंपेयर नहीं करना, इससे। आज तक का गेन कितना है? पुराना गेन एज ऑन। क्या मैं कह सकता हूं ये बीडी गेन है, ये सीडी गेन है, ये ब्रॉड डाउन गेन है, ये कैरी डाउन गेन है? अच्छा, अब गेन कम हो रहा है तो इसका नाम क्या रखूं? और वैसे भी देखें यार, फेयर वैल्यू गिर गई है बेचारी, फेयर वैल्यू तो गिर गई है चीज की, तो गेन बीडी, गेन कैरी डाउन, गेन ब्रॉड डाउन, गेन कैरी डाउन। गेन कम हो रहा है, इसका नाम अंग्रेजी में क्या रखूं? गेन कम हो रहा है। लॉस, कितना लॉस आया? इन दोनों का डिफरेंस 433, इसका नाम लॉस। जी दिमाग की फिरकी घुमाई है, दोबारा देख लें, आसान सी चीजें हैं। पहले क्या आया भाईजान? कैरिंग अमाउंट, फिर सवाल से क्या उठा ली? फेयर वैल्यू। ये चीजें एज ऑन टाइप हैं, तो गेन भी किस टाइप का आएगा? एज ऑन टाइप। पहले जरा तरतीब से चलें, 10 वाली चीज 11 पे जा रही, गेन डन। अच्छा, 10.2 वाली चीज 10.4 पे जा रही, 120 का गेन। ओके, अब मुझे गेन जिससे मैंने जर्नल एंट्री करनी है फॉर द ईयर टाइप गेन लॉस चाहिए, तो फॉर द ईयर कैसे निकलेगा? इसके लिए जरा देखते रहिए उंगलियों के इशारे। मुझे गेन इस साल का चाहिए, कोई पुराना गेन, तो जो गेन आज तक का है वो फिर इसी साल आया है। मुझे गेन इस साल का चाहिए, आज तक का गेन कितना है? पुराना गेन, गेन ब्रॉड डाउन और गेन कैरेड डाउन। गेन कम हो गया, गेन, तो गेन अगर कम हो जाए तो ये गम की बात है। 433 का लॉस। ये बात आपको समझ आ गई है या नहीं? इसके लिए मैं अपनी तरफ से एक साल और डाल देता हूं, अपनी तरफ से, सवाल के बगैर। सवाल के बगैर एक मैं इधर और डाल देता हूं। $140 का गेन है। इधर उंगली रखें, इधर उंगली रखें। बीडी गेन, सीडी गेन कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन गेन और कैरी डाउन गेन, ये तो गेन बढ़ गया गेन, तो इधर मैं क्या लिखूंगा? 20 का गेन। क्लियर? ये मैंने ज्यूम किया 140 गेन, मैंने ज्यूम किया था 140 गेन। डन। चलो यार, अब इसकी ना
जनरल एंट्री किया करेंगे, इसकी जनरल एंट्री किया करेंगे। गेन रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स डेबिट कितनी 553 और फेयर वैल्यू रिजर्व भाईजान ओसीआई में लेके जाने हैं। फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में कितना 55 ब्लू मार्कर। ब्लू मार्कर हाँ जी। बैलेंस बता दें फेयर वैल्यू रिजर्व का, बोले बोले बैलेंस एज ऑन 553 क्रेडिट। ये बैलेंस शीट में जाना है ब्लू वाला, ये बैलेंस शीट में जाना है। वो बातें तो याद है ना पुरानी वाली। चलो जी अगली एंट्री बोले लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है तो लॉस आने से इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी। आसान सी एंट्री, उल्टा दें इस एंट्री, लॉस की एंट्री। फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई डेबिट फॉर द ईयर कितना लॉस है, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्योंकि नुकसान हो गया, इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई 433। चलें बैलेंस अब निकालना है, जो बैलेंस शीट में जाना है। हिम्मत करवाएं, बैलेंस क्रेडिट कितना था पड़ा हुआ 553, डेबिट कितना पड़ा वर्सेस क्रेडिट पड़ा हुआ था 553 का, इसमें डेबिट पड़ा 433 का। वही 120 का, वो एज ऑन टाइप निकला है ना, एज ऑन, ये 120 गेन निकला है एज ऑन टाइप। तो आज तक का गेन कितना निकला, क्रेडिट निकला 120। अब जरा देखिएगा उंगलियों के इशारे, ये 3 कॉलम नहीं डले, ये 3 कॉलम नहीं डले और ये एंट्रीज हुई, ये पहले साल ये अगले साल, बाकी सारा तो वही है। थोड़ा टाइम बच गया, 15 मिनट बच गए तीसरे मॉडल के लिए। हाँ जी भाईजान बैलेंस शीट P&L बनवाएं। एसओ इसमें P&L में क्या जाएगा, लेकिन ये घर तो दरमियान वाला है, हम फेयर वैल्यू में भी इंटरेस्टेड होंगे। ये घर तो दरमियान वाले, हम फेयर वैल्यू में भी इंटरेस्टेड होंगे। और फेयर वैल्यू का गेन किससे, रूट आने ओसीआई से। फेयर वैल्यू का गेन भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है 2002 2001। अब देखते हैं ऊपर एक मिनट। इंटरेस्ट इनकम बता दें फॉर द ईयर 447। अब सारे डंडे रहिएगा जरा। ओसीआई फॉर द ईयर या एज ऑन, फॉर द ईयर। फॉर द ईयर ब्लैक से ब्लू से, ब्लैक से, या तो एंट्री से देख लें या फिर ये भी फॉर द ईयर अवेलेबल है, जहां मर्जी से देख लें। अच्छा जी फॉर द ईयर गेन पॉजिटिव, फॉर द ईयर लॉस 433। चलें जी नोट, थोड़ा सा ना इधर जो सर नीचे करो, उधर 1 मिनट फिगर देख ले, वो रिलैक्स होकर बैठ जाओ। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी, बोले 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 बोले। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन, बताएं 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 बताएं। एग्री करते हैं बैलेंस शीट में ये फिगर जानी है। फेयर वैल्यूज ले जाऊं, कैरिंग अमाउंट्स ले जाऊं, फेयर वैल्यूज ले जाऊं, कैरिंग अमाउंट ले जाऊं। कुछ बच्चे कहते हैं सवाल से उठा लें, सवाल से उठा लें, आपकी मर्जी है, सवाल से उठा लें आप ना, बस सवाल से उठा लें, खत्म करें बात। कैरिंग वैल्यू से सवाल में अवेलेबल है। आपको पता है ईयर एंड पे एसेट रीवैल्यू होता था तो उतने भी बैलेंस शीट में आ रहा था, सवाल से उठा लें जहां मर्जी। कैरिंग अमाउंट से उठाऊं, फेयर वैल्यूज उठाऊं, फेयर वैल्यूज बोले 11,210। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। एज ऑन टाइप जाएगा कहां पे, इक्विटी में। इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल्स वगैरह मैं नहीं लिख रहा, चलें शेयर कैपिटल लिख देता हूं एक। फेयर वैल्यू रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व। क्रेडिट 553, तो क्रेडिट तो खुशी की बात है, बस 553 ऐसे लिखना है। नेगेटिव 120 नहीं, प्लस 120, प्लस 1, ये भी खुशी है। एज ऑन तो खुशी है ना, एज ऑन तो खुशी है ना, तो वेरी इजी।
ऑल प्रेजेंटेशन क्या? हाँ वहां से खा लें ऊपर से। हजरत ऐसे भी देख लें, एज ऑन हजरत वाला एज ऑन बैलेंस शीट में चला गया और फॉर द ईयर ओसीआई में, P&L में नहीं, एसओसीआई के अंदर ओसीआई में चला गया। डन। और यही कहां किस में बातें हुई थी? शेयर्स में, यही शेयर्स में बातें। डन। अब जी हमारी क्या नियत है? अब हमारी क्या नियत है बेचने की? तो भाई यहां पे वही काम कर लें जो उधर किया था, प्रिपेयर टी अकाउंट, प्रिपेयर टी अकाउंट। नो, इसको अमोर्टाइजेशन वर्किंग कह दें, वो जो डेट, इफेक्टिव रेट और सारी वाली वर्किंग। नो अमोर्टाइजेशन वर्किंग, नो अमोर्टाइजेशन वर्किंग, बल्कि क्या प्रिपेयर करें उसकी जगह? टी अकाउंट प्रिपेयर करें। दूसरा मॉडल हमारा खत्म हुआ, किसकी तरफ मूव करें? जिसमें हम इंटरेस्टेड ही किसमें है? फेयर वैल्यू में। फेयर वैल्यू, क्योंकि हमारी नियत क्या है? इसको बेचा, पता नहीं मुझे बेचा या नहीं वो छोड़ें, लेकिन हमारी नियत क्या है? सिर्फ बेचने की। ये तो सादा सादा सा। अब कौन सी रिक्वायरमेंट शुरू होने लगी? यहां से यहां तक क्या थी? ये सारी। अब क्या रह गई? सी। वर्किंग नंबर 2 थी ये, वर्किंग नंबर 2। अब वर्किंग नंबर, पहले वर्किंग कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। मेरे भाई मुझे बता दें, परचेज प्राइस पे, बातें गौर से सुने, परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करूं या P&L मॉडल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल के रिकॉर्ड करूं? 10,500 पे रिकॉर्ड करूं या ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल के रिकॉर्ड करूं? 10,500 पे। 10,500 यकम जनवरी 2001 परचेज प्राइस बोले, छोटा सा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा परचेज प्राइस, फेस वैल्यू नहीं, परचेज प्राइस लिख लीजिएगा, पेपर में ये चीजें परेशान करती हैं। परचेज प्राइस कितना हो गई? 10,500। शेयर्स में याद है बस ईयर एंड की फेयर वैल्यू देख लेते थे, कोई अमोर्टाइज इंटरेस्ट में तो हम इंटरेस्टेड ही नहीं, आ गया तो और बात है, तो इसलिए बस फेयर वैल्यू से पता चला है। पहले साल के एंड पे फेयर वैल्यू, दूसरे साल के एंड पे 10,400। खरीदा कितने का था? पहले साल के एंड पे बल्ले ही बल्ले, पहले साल के एंड पे बल्ले ही बल्ले, और दूसरे साल के एंड पे कल्ले ही कल्ले। तो 31/12/1 को बता दें फेयर वैल्यू 11,200। बताएं जी 10,500 वाली चीज कितने पे चली गई? बल्ले ही बल्ले। P&L में डाल दें, फेयर वैल्यू गेन कहां डाल दें? कितना? पहला साल मुकम्मल हुआ, एंट्री से मैं कराता हूं। मैं नॉट अ गुड। ओके, अच्छा कैरी डाउन को क्या बनाएं? ब्रॉड डाउन। ये तो बड़ा मजे का मॉडल है, इसको एंजॉय करेंगे। यकम जनवरी 2 BD 11,200 और CD 10,400। वापस आ जाए 10,400। 31/12/2002 कैरी डाउन लॉस भाई, फिर हमारे 800 का लॉस सा निकलवाएं 800। एंट्रीज भी करनी है खुले दिल से और तंग दिल से, नीचे बैलेंस शीट और P&L भी बनाना है, तो एंट्रीज करवाते हैं भाई। 2001 की और 2002 की। यकम जनवरी 2000 इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर और कैश 10। ओ भाइयों, इधर तो 11,000 कैश पे कर रहे थे, इधर 11,000 कैश पे कर रहे थे, अब इधर 10,500 कैश में डाल दिया, तो कैश तो पे हुआ है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, उसे कहां डालें? इन्वेस्टमेंट के टी अकाउंट में डालें या एक्सपेंसेस में डालें? एक्सपेंसेस में। यकम जनवरी 2001 बोले एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये 500 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई। डन। साल के आखिर में इंटरेस्ट मिलेगा, उसे इनकम में डाल दीजिएगा, तोहफा एक तरह का
एक तरह का तोहफा है, आपकी नियत इंटरेस्ट कमाना नहीं है लेकिन मिलेगा जरूर। अब आपने डिवेंचर रखें या ना रखें, इंटरेस्ट यानी रखेंगे ही तो। डिवेंचर आपके पास पड़े होंगे, नियत बेचने की है, बेचे नहीं अभी, नियत बेचने की है, बस अच्छी प्राइस लगने की दे रहे हैं, नियत हमारी बेचने की है लेकिन अभी नहीं बेच रहे हम, तो इंटरेस्ट आ गया खड़े खड़े, तो इंटरेस्ट आ गया तो यहां कूपन रेट पे इंटरेस्ट इनकम में जाएगा, क्योंकि यहां तो इफेक्टिव इंटरेस्ट हम निकाल ही नहीं रहे, हमारी नियत ही नहीं इनको रखने की थी, वो तो रखी जा रहे हैं बेचारे, बिक ही नहीं रहे, पता नहीं। तो इधर इंटरेस्ट P&L में इफेक्टिव रेट वाला नहीं जाएगा, इधर इंटरेस्ट P&L में कौन सा जाएगा, कूपन, क्योंकि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो मैंने कहा था बनाना ही नहीं। प्रिपेयर टी काउंट नो अमोर्टाइजेशन वर्किंग, और इस मॉडल में इंटरेस्ट P&L में जाएगा एट बोले कूपन रेट। अभी आपको पता है ऑब्वियसली इन द एंड में कोई डब्बा दिखाऊंगा जिसमें तीनों की ट्रीटमेंट्स लिखी होंगी, तो ये नहीं होगा कि वो इतनी चीजें होगी जो कौन सी चीज कहां डालनी है, उस तरह डब्बा उधर भी देखा था ना हमने, तो अभी इन द एंड को डब्बा देख लेंगे जहां सारी बातें लिखी होंगी। चलें जी। अच्छा वैसे बता दें इफेक्टिव रेट में क्यों नहीं इंटरेस्टेड मैं, क्योंकि मैंने तो लिया है इसको किस लिए, बेचने के लिए, तो इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड करें ना, मिलेगा साल के आखिर में 31/12/2001 कैश डेबिट। हाँ ये ऐसा इंटरेस्ट है जो सीधा कैश में चला जाता है, इसको आपको इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर भी डेबिट करने की जरूरत नहीं, ये बस तोहफा ऐसे ही मिल गया, इसको सीधा कैश में डाल दे, बारों बार आया कमाया इकट्ठा कर दे, आया कमाया इकट्ठा कर दे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, एंट्रीज डन। तो ये वाहिद ऐसा इंटरेस्ट है जो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर में नहीं डालना, बस सीधा इंटरेस्ट मिला इनकम में डालें, जो इंटर की क्लास में एंट्री पड़ी थी। अच्छा जी कितना है, 10,000 पे कितना हो गया 800, 10,000 पे 8%, 800। अच्छा भाईजान अब इसे 700 रुपए की एंट्री बता दें, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और P&L क्रेडिट, वही जो शेयर्स में एंट्रीज की थी, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, P&L क्रेडिट या फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, कितना जाके याद कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ये वही सारी एंट्रीज हैं शेयर्स वाली। देखें इधर कैसे शेयर खरीदे थे, शेयर पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी थी, शेयर पे डिविडेंड मिला था, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, और साल के एंड में महंगे हो गए थे, 100% शेयर्स वाली एंट्रीज है। डिविडेंड की जगह सिर्फ क्या मिल रहा है, अगले साल खरीदेंगे, डिवेंचर खरीदेंगे, कुछ मुंह हिलाएं बैठे नहीं, अगले साल ट्रांजैक्शन कॉस्ट देंगे, अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा, अगले साल महंगे या सस्ते होंगे, तो 31/12/2 को क्या एंट्री करेंगे, कैश डेबिट 800 कूपन रेट में मिलेगा, डन। और बोले 31/12/2002 P&L या डेबिट या फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, कितने से 800 से। भाईजान ये नजर आ रहा है, हाथ यहां पे यहां तक नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, इन दोनों के सर तो नहीं नजर आ रहे, बाल तो नहीं उतरवाने की जरूरत, इनका थोड़ा सा सर नजर आ रहा है, इनको थोड़ा सा इधर करें, इनको इधर करें, डन। अच्छा जी क्या बनने लगा है, P&L, और ये तो आप खुद ही बनवा दें, इसमें क्या P&L ऐसी SOCI, उसमें P&L जी, बोले ट्रांजैक्शन कॉस्ट, देखते ना ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस आएगा, और इंटरेस्ट इनकम पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, फेयर वैल्यू गेन आएगा या लॉस आएगा, 2000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2001 में 500 नेगेटिव लिखनी है आपकी मर्जी, इंटरेस्ट इनकम 800 और 800, पहले साल गेन, दूसरे साल लॉस, SOFP में इन्वेस्टमेंट्स नजर आएंगी 2002 11,200, सवाल मुकम्मल हो गया। नोट कर लिया, कर लेंगे। नजर आ रहे हैं?
यार मुझे ये बताएं आप कि अगली क्लास में इससे सा एक सवाल हो जाना चाहिए, और एक इस जैसा भी जरा नजर मारने के लिए हो जाना चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अब आप लोगों ने 2 से 3 मिनट अटेंशन देनी है, बातें बड़ी आसान थी, 2 से 3 मिनट अटेंशन देनी है। पहले इधर से देख लें क्या क्या नए कॉलम डले हैं, कितने नए कॉलम डले, और उसकी वजह से फेयर वैल्यू की एंट्री होगी। अच्छा, इधर कुछ भी नया नहीं किया, 100% शेयर्स वाला मॉडल अप्लाई किया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में डाले, डिविडेंड की जगह क्या रिकॉर्ड किया, लेकिन किस रेट पे, कूपन पे। डन। अच्छा, अब भाई पेज कौन सा बनेगा जिसमें ये पेज नंबर कौन सा बनेगा किताब का, ये इतना तो पता ही होता है आपको। पेज 178, पेज नहीं 178, पेज 3, पेज 177, पेज 177। ओके, देखते रहिएगा। अमोर्टाइज कॉस्ट पहला था, एफवीटीओसीआई और P&L वाला। अटेंशन, 2 मिनट तक किसी ने व्हाइट बोर्ड से नजर नहीं हटानी। परचेज प्राइस प्लस वर्किंग वन, परचेज प्राइस प्लस परचेज प्राइस डन। amortization calculation, amortization will not be, इधर लिख लें टी काउंट प्रिपेयर करना है, पेज, ओ हो यार, पेज तो 177। मैंने क्या क्या चीज आपको पढ़ा दी, इनिशियल और अमोर्टाइजेशन, विल बी मेड और विल, बोले विल बी मेड। भाई बहुत अटेंशन से रहे, विल बी मेड, विल नॉट बी मेड। लेकिन यहां मेरे ख्याल से विल बी मेड में 3 कॉलम एक्स्ट्रा डाले थे, 3 कॉलम एक्स्ट्रा डाले थे, याद आ रहे फेयर वैल्यूज के लिए। पहले वालों की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दूसरे वालों की और तीसरे वालों की एक्सपेंस आउट। इंटरेस्ट इनकम पहले वालों की, दूसरे वालों की, नॉमिनल को कूपन कर लेना, कूपन रेट। बता रहे हैं, आप जरा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? ओके, मेजरमेंट एट यानी बैलेंस शीट डेट के ऊपर, द डेट विल अपीयर एट ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस रिसीव्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग, इट विल नॉट बी टेकन टू पहले वाला, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग, और फेयर वैल्यू इग्नोर। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? फेयर वैल्यू विल बी ignored. The amortized cost calculation will be first made plus investments are revalued to with gain loss taken to done. ये दूसरा मॉडल। और तीसरा, the investments are revalued to with gain loss shown in P&L. The investment are revalued with gain loss shown in P&L. और ये मैंने आपको बताया, इसको काट दें, आखिरी कॉलम काट दें। डन जी। अब जाते जाते मेरे सवाल, पहले 2 मॉडल्स में कौन सा रेट, इफेक्टिव रेट पे P&L में जाएंगे, और तीसरे मॉडल में, पहला सवाल। दूसरा सवाल, फेयर वैल्यू अगर सवाल में गिवन हो पहले मॉडल में और दूसरे और तीसरे मॉडल में गिवन हो, यूज करेंगे। खत्म करो क्लास, कोई होमवर्क नहीं है।